अनुशीलन यूट्यूब चैनल के इस मंच पर मैं अपने सभी श्रोताओं का, सभी सब्सक्राइबर्स और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कुछ श्रोताओं ने यह प्रश्न मेरे सामने रखा कि इस समय एक ये सिद्धांत, यह वाक्य बहुत ही चर्चा का विषय है। इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में या इंटरव्यूज़ में कहीं कहीं पूछा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जा रही है, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर। तो इसका निहितार्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत की व्याख्या, इसका अनुशीलन, इसका चिंतन, इस पर विमर्श सबके अपने अलग अलग ढंग से हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझा है, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत का विचार, भारत का बोध क्या है। भारत केवल एक भूभौतिक भूखंड नहीं है, भारत एक संस्कृति है। भारत का नाम लेने से एक सांस्कृतिक बोध, एक संस्कार और एक परंपरा का एहसास होता है। भारत की जो भारतीय संस्कृति है और भारत की प्रमुख विशेषता, प्रमुख स्वरूप, इसकी बहुलता में एकता है, जिसे कहते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या यूनिटी इन प्लूरलिटी। भारत एक अनेकताओं वाला, विविधताओं वाला देश है, राष्ट्र है, भूमि है। अब इन अनेकताओं के बावजूद, डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भारत एक है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जा रही है। तो भारत की एकता किसमें निहित है, भारत के एकता की खोज कैसे की जा सकती है, भारत की एकता का मूल आधार क्या हो सकता है। हम यह सभी लोग जानते हैं कि विविधता में एकता ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। विविधता जहाँ हर एक स्तर पर है। हमारे देश में हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पारसी, इन सभी रिलीजन्स के, मजहबी परंपराओं के अनुयायी, मानने वाले लोग कम या ज़्यादा संख्या में हैं। आप जाति की दृष्टि से देखिए तो जातीय विविधता है। देश में कितनी जातियां हैं, इसकी गणना करना, एग्जैक्ट गणना करना बहुत कठिन कार्य है। भारत में भाषा, अन्य किसी देश में एक भाषा होती है, हमारे देश में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा उत्तर से दक्षिण तक कितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा भूभौतिक विविधता है। भूभौतिक से मेरा तात्पर्य क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। उत्तर भारत में ठंडी पड़ रही है तो दक्षिण भारत में मद्रास में लोग पंखे चला रहे हैं, वहाँ गर्मी है। तो अब क्लाइमेट में देखिए परिवर्तन है। अब सारी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद, सारी विविधताओं के बावजूद भारत एक है। इस श्रेष्ठ भारत की एकता का मूल आधार क्या है, इसकी खोज हमारे पूर्वज ऋषियों ने किया है, एकता का खोज। और ऋग्वेद में आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति।
हमारी परंपरा में हमेशा रहा कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, जीवात्माएं अनेक हो सकती हैं। जैसे सूर्य की किरणें अनेक हैं लेकिन सूर्य एक है, फूल अनेक हैं लेकिन सुंदरता एक है, वीणाएं अनेक हैं लेकिन संगीत एक है, वैसे जीवात्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। जाति मजहब संस्कृतियां कई हो सकती हैं लेकिन सबका मूल एक है, वो यह है सनातन संस्कृति जिसमें सब विलीन हो जाती है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की खोज के लिए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली कौन सी कड़ी है, कौन सा आधार है, इसकी खोज करना श्रेष्ठ भारत की खोज है, आइडिया ऑफ इंडिया है। वो आइडिया ऑफ इंडिया कहने से ही विविधता में एकता, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सहज भाव से आ जाती है। अब दूसरा बिंदु आता है श्रेष्ठ भारत कैसे बने। ये तो भारत की एकता के बिना उसकी श्रेष्ठता का कोई मानक, कोई आकलन नहीं हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि श्रेष्ठ भारत को एक विकसित और डिजिटल भारत बनाना पड़ेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रहने वाला कोई समाज, कोई संस्कृति, कोई राष्ट्र श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें एक विकसित भारत बनाने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ भारत एक विकसित भारत ही हो सकता है। अब विकसित भारत में विकास का मॉडल क्या होगा? विकास का एक तो पश्चिमी मॉडल है। विडंबना है कि हमारा देश बहुत दिनों तक अंग्रेजी शासन की हुकूमत के अधीन रहा। तो विकास का जो मॉडल पश्चिमी देशों का है उसमें जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी लाइफ का मानक अधिक से अधिक चीज़ों का उपयोग और उपभोग है, और जो अर्थव्यवस्था है उसका मानक है पश्चिम का कि सस्ते में खरीदो, सस्ती दर पर चीज़ों खरीदो और महंगी दर पर बेचो। मैंने रस्किन का एक लेख पढ़ा था, उन्होंने ये कहा कि सस्ती दर पर खरीदो और महंगी दर पर कोई चीज़ बेचो। ये मछलियों, चूहों और भेड़ियों के लिए तो हो सकता है, लेकिन एक मानवतावादी श्रेष्ठ संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। यदि आगजनी हो जाए, किसी मकान में आग लग जाए, तो आग लगने के फलस्वरूप लकड़ियों का कोयला जो है सस्ता हो जाएगा, और भूकंप आ जाए और मकान गिर जाए तो ईंटें बड़ी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन क्या इस सस्ती दर के लिए आगजनी और भूकंप का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है? तो जो एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है उसमें यह नहीं है कि हम सस्ते दर खरीदें, खूब महंगे बेच लें। पूंजी का संकेंद्रण कुछ कारपोरेट घरानों के हाथ में रहना, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहना, कुछ जमींदारों के हाथ में रहना, ये श्रेष्ठ भारत के लिए ठीक नहीं है। जल, जंगल, जमीन, जल, जंगल, जमीन जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, इन पर सबका अधिकार हो, सबकी भागीदारी हो, क्योंकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। 140 करोड़ की जनता को अगर इन सब का लाभ मिलता है, प्राकृतिक संसाधनों का, सामाजिक सरोकार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का लाभ अगर पूरी आबादी को मिलता है, तभी हम एक श्रेष्ठ भारत की रचना कर सकते हैं, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमने पश्चिम से शिक्षा का मॉडल लिया, पश्चिम से इकोनॉमी का मॉडल लिया, अर्थव्यवस्था का मॉडल लिया। तो पश्चिम में क्या है, वो प्रकृति को अपना दास समझते हैं, प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन
हमारी परंपरा तो ऐसी नहीं रही है। पश्चिम के विचारकों को मैंने देखा है, वॉल्टेयर ये मानते थे कि मनुष्य में असीम शक्ति है और मनुष्य पूरी प्रकृति का नियामक हो सकता है। ऐसे ही कांट ने कहा कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। इसका इपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यही हुआ कि मनुष्य प्रकृति का नियामक है, नियंत्रण करता है। भारत और भारत की श्रेष्ठता इसमें है और हमारे सनातन परंपरा से रही है कि हमने प्रकृति के साथ मैत्री भाव रखा है, प्रकृति के साथ मित्रता का भाव है। हमारे, आप सभी लोग जानते हैं कि वेदों का मंत्र है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, हम तुलसी के उपासक हैं, हम पीपल के उपासक हैं, आंवला, केला, यही नहीं जो पशु पक्षी हैं, आप देखिए गाय, गंगा, गायत्री के उपासक हैं, उनको सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों में कौवा, कौवा शनिदेव की सवारी माना जाता है, चूहा गणेश जी की सवारी माना जाता है। तो सारी प्राणी जाति, सारा पर्यावरण के प्रति भारतीय संस्कृति का जो संबंध रहा है वो मैत्री भाव रहा है। और हम प्रकृति में भी आध्यात्म की खोज करते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए विकसित भारत, डिजिटल भारत की आवश्यकता है और विज्ञान और आध्यात्म का सामंजस्य। विज्ञान में हम पीछे रहेंगे तो आगे श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकते। इसी प्रकार केवल विज्ञान के बल पर, केवल तकनीक के बल पर, केवल धन संपदा को कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा करके हम श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकते, नहीं बना सकते। हमें समेकित विकास की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जनशक्ति का उपयोग स्किल्ड लेबर के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, कौशल विकास के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए इतना किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकृति बनी रहे, प्राकृतिक संसाधन अक्षुण्ण बने रहे। प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए। अगर हम 100 पेड़ लगा रहे हैं तो कम से कम 500,000 पेड़ लगाना चाहिए। 100 पेड़ काट रहे हैं तो 1000 पेड़ लगाना चाहिए, तब समेकित विकास की स्थिति आएगी। इसलिए श्रेष्ठ भारत के लिए विकास आवश्यक है, विकसित भारत जरूरी है। और विकसित भारत मतलब, विकसित भारत कैसे होगा? स्किल डेवलपमेंट से होगा। स्थानीय संसाधनों में रोजगार ढूंढना होगा, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है, पशुपालन है। हमारे यहाँ खेत हैं, लेकिन खेतों में काम करने वाले स्किल्ड कुशल श्रमिक नहीं, कुशल किसान नहीं। हम खेती करते हैं लेकिन व्यापारिक खेती, व्यावसायिक खेती नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगहों पर हो भी रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने देखा है किसानों में कुछ तो किसान बड़े हैं, उनकी स्थिति कुछ ठीक हो सकती है, लेकिन अधिकांश किसान आर्थिक संसाधनों की कमी से, लाभ की कमी से, लागत और लाभ में संतुलन न होने से त्रस्त हैं। इसलिए श्रेष्ठ भारत के लिए ये आवश्यक है कि हम एक संतुलित विकास, समेकित विकास, कौशल विकास का ध्यान की ओर ध्यान दें और इसके साथ साथ शिक्षा को, स्वास्थ्य को सुधारें। जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे और सुशिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा का मतलब युग के अनुरूप शिक्षा, परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा, नैतिक शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता है। कुछ राजनैतिक समस्याएं हैं, जैसे
बहुत से लोग पश्चिमी मॉडल से प्रभावित हैं राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और ये मानते हैं कि विकास का आधार संघर्ष है राजनीति के क्षेत्र में। पश्चिम से प्रभावित कुछ लोगों ने हेगल और मार्क्स की डायलेक्टिक का द्वंद्व न्याय का सहारा लिया। हेगल और मार्क्स की द्वंद्व न्याय से आप परिचित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहते हैं कि पक्ष यानी थीसिस का विपक्षी होता है एंटीथीसिस, और फिर दोनों का समन्वय होता है सिंथेसिस में। पक्ष, विपक्ष और समन्वय, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो विकास के लिए विरोध आवश्यक है, संघर्ष आवश्यक है। लोग नारा देते हैं राजनीति में, हम अमुक दल का व्यक्ति कहता है कि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वर्ग संघर्ष की बात पश्चिम से आती है। भारतीय संस्कृति में एक श्रेष्ठ भारत के लिए वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं है, वर्ग सहयोग की जरूरत है। हमारे यहाँ ट्रियाडिक लॉ लागू नहीं होता है, त्रिक नियम। त्रिक नियम का तात्पर्य थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हमारे यहाँ 4 वर्गों या 4 वर्णों का विधान है। अब तमाम बातें सनातन धर्म के विरुद्ध यहाँ वो लोग करते हैं जिनको या तो सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, या जानबूझ करके मिसचीफ करते हैं, जानबूझ के गुमराह करते हैं, या सनातन धर्म को जानते नहीं हैं। 4 वर्ण या 4 वर्ग ये किसी जाति श्रेष्ठता या नीचता के द्योतक नहीं। हम विविधता को मानते, समाज में विविधता, वैरायटी रहेगी। एक वर्ग है बुद्धिजीवियों का, ब्राह्मणों जिसको कहते हैं आप, जो मुंह से तुलना दी गई है। दूसरा वर्ग क्षत्रिय या प्रशासनिक सेवाएं। तीसरा वर्ग बिजनेस, व्यापार, कृषि, पशुपालन, और चौथा सर्विसेज सेवाएं। कोई भी वर्ग समाज का, इनमें से कोई भी वर्ण अपने आप में परफेक्ट नहीं है, सब अपूर्ण है, सारे वर्ग। आप शरीर को देखिए, अपने मुंह का कार्य हाथ नहीं कर सकता है, हाथ का कार्य जंघा नहीं कर सकता है, और पैर का कार्य मुंह नहीं कर सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर, इसलिए हमारी संस्कृति में श्रम विभाजन का सिद्धांत है। एक श्रेष्ठ भारत की रचना के लिए 4 वर्ग बनाए गए, 4 वर्ण बनाए गए। हर एक वर्ण अपने आप में अपूर्ण है, उसे एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए हमारे यहाँ संघर्ष की बात नहीं है, वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग का सहयोग, सामंजस्य, प्रेम। और ये कैसे होगा? ये होगा एकात्मवाद के कारण। इसलिए हमारी संस्कृति सदैव, चाहे वैदिक परंपरा हो, उपनिषदों का दर्शन हो, भगवद गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उसमें मूल सत्ता, मूल तत्व, मूल परमात्मा एक है, वो आध्यात्मिक है। तो जो जो एकता है वो आध्यात्मिक है, जो विविधता है, डायवर्सिटी है, वो प्राकृतिक है, वो परिधि पर है। केंद्र में आध्यात्म है, केंद्र में एकता है। तो एकता की खोज, अनेकता में एकता की खोज, बहुलता में एकात्मकता की खोज, ये श्रेष्ठ भारत की रचना का फाउंडेशन है, आधार है। और उस पर बेस्ड विकसित भारत, डिजिटल भारत, श्रेष्ठ भारत, ये भारत की पहचान है। हमारा देश, आप देखिए, कुंभ का आयोजन होने जा रहा है 2025 में, जनवरी में कुंभ का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। हम कह रहे हैं 20 करोड़ भी लोग अगर आते हैं तो दुनिया कई ऐसे देश हैं उनकी आबादी इतनी नहीं। यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है श्रेष्ठ भारत का। केवल स्वदेशी नहीं आते हैं, अनेक विदेशी आते हैं। सभी जातियों के, सभी परंपराओं के, सभी भाषाओं के लोग यहाँ आते हैं। ये आस्था का केंद्र है। ऐसा देश, ऐसा अद्वितीय धार्मिक मेला दुनिया में कहीं नहीं है। और यह केवल भारत की एकता की बात नहीं है, ब्रह्मांड की एकता है। केवल पृथ्वी की एकता की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की एकता है।
पूरे विश्व की एकता का दर्शन है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक वैश्विक दृष्टि से श्रेष्ठ भारत के मॉडल के रूप में हमारे ऋषियों ने इसको अपनाया था। लेकिन आज जो हमारे यहाँ जो हमारी कमियां हैं, हमें आत्मालोचन करना पड़ेगा और एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए एक विकसित भारत, डिजिटल भारत की खोज करना पड़ेगा। यही भारत बोध श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।